सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे करें और पाएं सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस को। हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर्स के माइनिंग स्टार के जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करेंगे, जो कि 27 जन 2019 को हुआ था। और इसमें मैं आप लोग के साथ में 1 से लेकर 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा और उसके साथ में विथ ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो थे ये भी डिस्कस होगा और उनको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। और साथ ही साथ ये रेगुलेशंस जो है वो रूल और एक्ट इसको भी डिस्कस करता चला जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है वो है, एज पर द CMR 2017 डेंजर जोन फॉर द ब्लास्टिंग इज एन एरिया फॉलिंग इन द रेडियस ऑफ। क्वेश्चन का पूछने का मतलब है कि ओपन कास्ट में जब ब्लास्टिंग की जाती है तो डेंजर जोन कितने दूरी तक निर्धारित, कितने रेडियस तक निर्धारित की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 500 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। और ये जो है आपका रेगुलेशन नंबर आपका 196 से रिलेटेड है। इसको आप ध्यान में देख लेंगे, आपको याद कर लेना चाहिए। और इसके साथ में एक और पॉइंट जो है यहाँ पे आपका पहले बी नंबर ऑप्शन है, ये क्या है कि 150 मीटर में हम लोग शेल्टर रख के ब्लास्टिंग करते हैं, यानी कि ओपन कास्ट में जो शेल्टर बनाया जाता है ब्लास्टिंग करने के लिए वो होता है। और 300 मीटर जो है ये प्रीवियस जो रेगुलेशन था उसमें ये दिया हुआ था, तो इसको भूल जाएंगे, ये नहीं था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसको भूल जाएंगे, इसको कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे। तो आपका जो सही उत्तर है 500 मीटर। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, बिफोर स्टार्टिंग डिक्लेयरिंग परमिशन हैव टू बी टेकन फ्रॉम। यानी क्वेश्चन पूछ रहा कि डिक्लेयरिंग शुरू करने से पहले हम लोगों को किससे परमिशन लेना होता है। तो आपके जो ऑप्शंस है वो है DGMS, दूसरा है DM, तीसरा है चेयरमैन कोल इंडिया लिमिटेड एंड तीसरा जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो आपके जो सही उत्तर है वो है DGMS, क्योंकि रेगुलेशन नंबर 112 में आपका दिया हुआ है कि डिक्लेयरिंग करने से पहले जो है आपको RI से परमिशन लेना होता है। पर RI और CI जो है CIM ये दोनों DGMS से रिलेटेड है, इसलिए आपका जो ऑप्शन DGMS सही हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर जो है DGMS है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इससे रिलेटेड जो रेगुलेशन होता है उसने मैंने बता दिया। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 3, नोटिस ऑफ फैटल एक्सीडेंट और द सीरियस बॉडी इंजरी इज टू बी सेंड टू द रीजनल इंस्पेक्टर विद इन ब्लैंक आवर। यानी कि पूछा जा रहा है कि सीरियस बॉडी इंजरी और फैटल एक्सीडेंट का जो नोटिस है वो कितने समय के अंदर जो है रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, नोटिफाई किया जाता है। जो आपका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 8 है। और ये जो रिलेटेड है रेगुलेशन नंबर 8 से रिलेटेड है, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट रेगुलेशन नंबर 8। और इसके अंदर में रीजनल इंस्पेक्टर के अलावा DM को, CIM को और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन और पेमेंट एंड कॉम्पनसेशन को भी दिया जाता है। ये 3-4 लोगों को क्या होता है, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट भेज दिया जाता है। तो आपका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर A 24 होगा, ध्यान रखेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है फुल फॉर्म ऑफ CIL। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। CIL का फुल फॉर्म क्या है तो सभी कोई जानते हैं, तो कोल इंडिया लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है फुल फॉर्म ऑफ NCL, यानी कि NCL का फुल फॉर्म क्या है। तो NCL का फुल फॉर्म क्या है तो वो जो है आपका नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 6, ड्रैगलाइन इज यूज्ड इन। ड्रैगलाइन कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ड्रैगलाइन जो है एक एक्सकवेटर है जो ब्लास्टेड मटेरियल को हैंडल करने में मदद करता है। और ये जो इसका इमेज आप देख सकते हो, तो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी ओपन कास्ट माइन में। बाकी सारे ऑप्शन जो है गलत हैं, देख सकते हो आप। जो सही उत्तर है आपका जो ऑप्शन डी ही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, इट इज़ एन इक्विपमेंट फॉर द ओपन कास्ट माइन।
यानी कि ओपन कास्ट माइन में प्रयोग किए जाने वाले इनमें से कौन सा इक्विपमेंट है। तो ध्यान रखेंगे ये एनसीएल जो है ये ओपन कास्ट माइन सबसे ज़्यादा रन करता है, यानी कि इसमें कोई भी अंडरग्राउंड माइंस नहीं है। एनसीएल में कोई भी अंडरग्राउंड माइंस नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो ओपन कास्ट से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं आप ध्यान में पढ़ते चले जाएंगे। तो जो आपके ऑप्शन से सही उत्तर जो है आपका है ऑप्शन ए डोजर। बाकी सब जो है अंडरग्राउंड में प्रयोग किया जाने वाला मशीन है, ध्यान रखेंगे। तो जो आपका सही उत्तर है डोजर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है इट इज़ नॉट यूज्ड इन ओपन कास्ट माइन। इनमें से कौन जो है ओपन कास्ट माइन में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कौन ने किया था, सब देखते चलते हैं ऑप्शंस को। पहला जो है ड्रिल मशीन, ड्रिल प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग और ब्लास्ट होल ड्रिल करने के लिए। अगला जो है रोड ग्रेडर, रोड जो होल रोड होता है, रैंप होता है, उनको बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ग्रेडिंग करने के लिए। अगला जो है एंडलेस, ये प्रयोग नहीं किया जाता। एंडलेस हॉलेज जो है अंडरग्राउंड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और लास्ट में है बेल कन्वेयर, ये ओपन कास्ट में प्रयोग किया जाता है। और बेल कन्वेयर अंडरग्राउंड में प्रयोग किया जाता है और ओपन कास्ट में भी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों जगह प्रयोग होता है। पर रीनलेस जो है सिर्फ अंडरग्राउंड में प्रयोग किया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कोल्ड हैंडलिंग प्लांट डज नॉट हैव दिस। कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में जो होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका रबर बेल्ट, ये होता है, ये आपका जो है कन्वेयर का पार्ट होता है। तो कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में कन्वेयर भी होता है। अगला जो है साइड रोलर भी होता है। कटिंग एज, ये नहीं होता है, कटिंग एज नहीं होता है कोई भी कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में। ड्रम होता है आपका कन्वेयर का एक पार्ट है ये, तो कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में कटिंग एज नहीं होता है। तो आपके ऑप्शन सही है और सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 10, वन डज नॉट रिक्वायर्स टू हैव फर्स्ट एड किट। यानी कि बोल रहा है कि किनके पास में फर्स्ट एड किट नहीं होना रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपके ऑप्शन से ओवरमैन, इनके पास फर्स्ट एड किट होना ज़रूरी होता है। अगला जो है माइनिंग सर, इनके पास भी होना जरूरी है। उसके आगे जो है असिस्टेंट मैनेजर, इनके पास भी होना जरूरी है। पर अगला जो लास्ट है ऑप्शन डी ऑफिस सुपरिटेंडेंट, तो इनके पास होना रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों के पास में फर्स्ट एड किट होना चाहिए या फिर होता है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है फर्स्ट एड किट डज नॉट हैव। यानी कि ये प्रश्न पूछ रहा है कि फर्स्ट एड किट में क्या नहीं होता है इनमें से। तो आपके ऑप्शन से ए मेडिसिन्स होता है, बी कॉटन होता है, तीसरा हैमर, ये नहीं होता है, हैमर नहीं होता है आपका फर्स्ट एड किट में। यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। और सीजर तो होता ही है बैंडेज वगैरह कट करने के लिए। तो आपके ऑप्शन जो है सही सी है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है माइनिंग सरदार डज नॉट इंस्पेक्ट। माइनिंग सरदार जो है किसको इंस्पेक्ट नहीं करता, किस एरिया को, मतलब उसके अंदर में क्या नहीं होता है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है डंप, ये करता है। दूसरा है कोल यार्ड, ये भी करता है। तीसरा है कैंटीन, ये नहीं करता। यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। और फेस तो इंस्पेक्ट करता ही है, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो नहीं करता कैंटीन को। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है माइनिंग सरदार डज नॉट हैव। माइनिंग सरदार के पास नहीं होता है, क्या नहीं होता है। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहला हैंड प्लान या ऑफसेट प्लान, ये होता है, माइनिंग सरदार के पास रिक्वायरमेंट है। अगला जो है फर्स्ट एड किट, ये भी होता है जस्ट ऊपर हम लोग। और हेलमेट भी होता है, रिक्वायरमेंट है ये तो सेफ्टी पीपीई में। और लास्ट जो है मैच बॉक्स, ये मैच बॉक्स नहीं होता है किसी भी वर्कर के पास या फिर माइनिंग सरदार के किसी भी वर्कर के पास में मैच बॉक्स नहीं होने, यानी कि माचिस नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है माइनिंग सरदार डज नॉट हैव अथॉरिटी फॉर। माइनिंग सरदार के पास क्या अथॉरिटी नहीं होता है, किस चीज़ का, क्या करने का। तो सबसे पहला ऑप्शन है फेस इंस्पेक्शन, ये करता है माइनिंग सरदार। अगला प्रश्न है मैन पावर इंगेजमेंट, ये भी करता है। तीसरा ऑप्शन है रिमूविंग मैन पावर इन द केस ऑफ एप्रीहेंसिंग डेंजर, यानी डेंजर पता लगने पर लोगों को मैन पावर को हटाना। और चौथा जो है डी टू रन अ मशीन। तो ऑप्शन डी जो है वो नहीं करता टू रन अ मशीन। बाकी सारे जो ड्यूटीज़ है या फिर कार्य जो है माइनिंग सरदार करता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है एज पर रूल हाउ मच ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द माइन एम्प्लॉयज़ पर डे। यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि
कितना पानी जो है रूल के हिसाब से पर एम्प्लॉय पे प्रोवाइड करना होता है। तो आपके जो सही उत्तर जो आपका है वो है 2 लीटर पर, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही है, यानी कि 2 लीटर पर पर्सन या पर एम्प्लॉय आप जो है प्रोवाइड करना होता है। और ये जो है आपका रूल नंबर 29 से रिलेटेड है। और एक्ट में देखें तो एक्ट में सिर्फ लिखा हुआ है वो जो है पीने का पानी का प्रोविज़न्स है वो है आपका एक्ट 19 जो है। और एक चीज़ और है कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है टेम्परेचर तो वहाँ पे पानी जो प्रोवाइड करता है वो 3 लीटर पर पर्सन हो जाता है। ये प्रोविज़न्स है, इसके साथ में रूल्स के नंबर हैं ये और ये। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 16, द कैप लैम्प यूज बाय द माइनर इन अंडरग्राउंड जो होता है वो क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है इंट्रिंसिकली सेफ, बी है फ्लेम प्रूफ, सी है नन ऑफ द अबव, डी कैपेबल टू प्रोड्यूस स्पार्क। तो इसका जो सही उत्तर है वो नन ऑफ द अबव है, नाइदर इंट्रिंसिकली होता है नाइदर फ्लेम प्रूफ होता है। पहले जो है एनसीएल ने इंट्रिंसिकली सेफ लिया था, पर बाद में बहुत सारे ये के बाद में ये जो है ऑप्शन सी जो सही माना गया था बाद में करेक्शन के बाद। तो ऑप्शन सी जो आपका सही उत्तर है। चलते हमारा जो अगला प्रश्न है वह वर्कमैन इंस्पेक्टर फिल्स दिस फॉर्म स्टेचुरी, यानी कि वर्कमैन इंस्पेक्टर जो अपना कार्य करने के बाद जो एक रिपोर्ट तैयार करता है वो किस फॉर्म को भरकर करता है। इसका सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है, यानी कि फॉर्म यू को फुलफिल करता है। ठीक है, तो ये है आपका सही उत्तर। चलते अगले हमारा जो अगला प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट इज स्टार्टिंग एन ओपन प्रोजेक्ट, यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डिफिकल्ट, यानी कि ओपन कास्ट प्रोजेक्ट खोलने में कौन सा सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज होता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है लैंड एक्वायरमेंट्स रिहेबिलिटेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन पावर, सी जो है ग्रीन बेल्ट क्रिएशन, डी नंबर है सिलेक्शन ऑफ द कस्टमर। तो सही उत्तर जो है आपका है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैंड एक्वायरमेंट्स एंड द रिहेबिलिटेशन जो सबसे ज़्यादा कठिनाई डिफ़िकल्टीज पैदा करता है, लोगों को वहाँ से हटाना उसके बाद उनको नए जगहों पर सेटल करना, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होता है किसी भी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट को खोलने में। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है गॉफ इज रिलेशन टू द माइनिंग रिलेट टू, यानी कि गॉफ किस चीज़ से रिलेटेड है। पहला जो है अपन ओपन कास्ट वर्किंग से, दूसरा जो है आपका अंडरग्राउंड डेवलपमेंट से, सी है अंडरग्राउंड डीपिलरिंग से, और डी है ऑयल वेल से। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी अंडरग्राउंड डीपिलरिंग से, ये आपका सही उत्तर है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज़ नॉट एन ओपन कास्ट मशीन, इनमें से कौन जो ओपन कास्ट मशीन नहीं है। इस टाइप का प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है इसी सेट में। तो आपके जो ऑप्शन है पहला ए क्रेन, बी है टायर हैंडलर, डी सी है एसडीएल और डी है फॉर्क लिफ्टर। तो जो सही उत्तर आपका जो है एसडीएल जो है अंडरग्राउंड मशीन है। बाकी सब जो है ये तीनों ये आपका क्या है ओपन कास्ट का मशीनरीज है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है फुल फॉर्म ऑफ एसओपी इन माइनिंग इज, फुल फॉर्म ऑफ ओसीपी क्या है माइनिंग के टर्म्स में। तो आपका जो सही उत्तर सिर्फ उसी को ध्यान रखें, बाकी कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। जो सही उत्तर जो आपका है सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, और ये जो रिलेटेड है आपका रेगुलेशन नंबर 110 जो कि आपका क्या है कोड ऑफ प्रैक्टिस, इसी में आपका दिया हुआ है सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। पॉइंट नंबर 3 में आप ऑप्शन ए पॉइंट ए में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर है, ध्यान रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है वाटर डेंजर प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय, यानी कि वाटर डेंजर प्लान जो है कौन बनाता है। तो आपके जो ऑप्शंस है सिविल इंजीनियर, बी माइनिंग सुपरवाइज़र, सी माइनिंग सर्वेयर, डी सिविल सर्वेयर। तो सबसे जो करेक्ट आंसर जो आपका ये है ऑप्शन सी माइन सर्वेयर जो है वाटर डेंजर प्लान बनाता है। तो चलते अगले प्रश्न। जो अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो जो प्रश्न है उसको देखेंगे ध्यान से। क्वालिफिकेशन हैड टेकन प्लेस इन द फ्लोइंग ऑर्डर, क्वालिफिकेशन जो है किस ऑर्डर में बनता है, कोल किस ऑर्डर में बनता है। तो हम लोग सभी को जानते हैं
कि कोल जो है पहले बनता है पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। तो सही उत्तर जो है आपका हुआ ऑप्शन बी है। पहले बनता पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट बनता है। ये आपके सही उत्तर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है द टर्म रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF इज रिलेटेड विथ। जो टर्म जो है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो है वो किससे रिलेटेड है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए माइन वेंटिलेशन, ऑप्शन बी माइन प्लान, ऑप्शन सी माइन एयर सैम्पलिंग और डी है माइन ड्रेनेज। तो आपका जो सही उत्तर जो है माइन प्लान से RF जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है, सब कुछ जानते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है या फिर बहुत उपयोगी साबित हो रहा आपके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको फ़ायदा हो सके। लाइक करके और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलते हमारा जो अगला प्रश्न है वो है दिस इज़ नॉट अ डिफिनीशन ऑफ माइन एज पर द माइन एक्ट 1952। माइन एक्ट 1952 के अंदर में ये जो है माइन के डेफिनेशन में नहीं आता। क्या नहीं आता है? तो आपके ऑप्शन है CHP, अगला जो OB बेंच, सी है आपका पावर स्टेशन और डी है मेन सम। तो ये तीनों जो है माइन के डेफिनेशन में आता है। CHP जो है कोल्ड हैंडलिंग प्लांट जो है वो माइन के डेफिनेशन में नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वो है ऑप्शन ए CHP इस प्रश्न के अनुसार। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर ले, और नहीं आया तो मुझे डिसलाइक दे इस वीडियो पर। और आपको अगर उपयोगी थोड़ा भी साबित होता है कि अगर इस तरह की वीडियो आप अगर चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।